वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक लो इंटेंसिटी वार की सिचुएशन बनी हुई है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के नुकसान को क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि भारत ने जो पाकिस्तानी अटैक हो रहे हैं उसमें भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो कि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली हमने खरीदी है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लगातार पाकिस्तानी मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने में हम सफल रहे हैं। इसीलिए भारत के अंदर अभी कोई पैनिक सिचुएशन कहीं दिख नहीं रहा है। लोग आसानी से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको पूरा कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कंडीशन ऐसी नहीं है। भारत ने अभी क्लेम किया है कि उन्होंने अमेरिका के जो पाकिस्तान में जो F-16 विमान थे, जो बहुत ही हाई क्वालिटी के विमान माने जाते हैं पाकिस्तान के लिए, उनके 2 F-16 विमान को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ऐसा क्लेम किया है भारत के संदर्भ में, और कुछ चाइनीज विमान को भी मारने का भारत ने क्लेम किया है। अब बात यह आ रही है कि भारत ने सिर्फ इतना क्लेम नहीं किया, बल्कि भारत ने रियल में उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और लाहौर या फिर कराची या रावलपिंडी अनेक शहरों पर भारतीय मिसाइल से हमला किया गया है और वहां पर जो उनके मिलिट्री आउटफिट्स थे उनको तो हमला किया ही गया है। लेकिन वहां अब लगातार बॉर्डर पे हैवी सीलिंग भी शुरू हो गई है। मतलब दोनों देश की सेनाएं बॉर्डर पे भी लगातार बड़े तेजी से एक दूसरे पर बम्बार्डमेंट और गोलीबारी कर रही हैं। हमारे कुछ भारत के बॉर्डर के इलाके में कुछ कैजुअलिटीज की भी न्यूज आ रही हैं। अब बात हो रही है कि ये सब चीजें जो चल रही हैं, क्या मकसद क्या है, कारण क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर रीजन में और हमारे कुछ टूरिस्ट मारे गए, उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के 9 जगह पर हमला करके और आतंकी आउटफिट्स को नष्ट कर दिया, जिसमें कि हम लोगों ने न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बड़े स्तर पर आतंकी और उनके परिवार के लोग मारे गए। हाफिज सईद ऐसा कह रहा था और ये पब्लिक डोमेन में ऐसा है। अब बात है कि अगर आतंकियों ने भारत पर हमला किया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, तो भारत ने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल से हमला करके और उसका बदला ले लिया था। तो अब फिर यह युद्ध क्यों, वॉर जैसी कंडीशंस क्यों, लगातार दोनों देश में एक दूसरे पर सैन्य हमले क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे का कारण कुछ और है? देखो, पाकिस्तान का भारत पर हमला करना समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के लिए एक प्रेस्टीज का महत्व है, उनकी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि भारत ने अंदर घुस करके हमला किया है। भारत के मिसाइल ने अंदर जा करके और उनके टेरर कैंप्स को नष्ट किया था। तो अब पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन होना था, यह समझ में आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की इससे कुछ कमियां जाहिर हो गई थी कि भारत कभी भी मिसाइल से हमला कर सकता है और पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली इतनी कमजोर है कि वह भारत के सामान्य मिसाइल को भी रोकने में लगभग सफल नहीं है, और ऐसा ही भारत ने कर दिखाया था। तो इससे अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था कि अब हम भी अपने लोगों के लिए कुछ तो ऐसा हो जिससे कि हम लोग के लिए कह सके कि देखो, हमारी नीड है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर रखा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट होना था, लेकिन उस रिटेलिएशन पे भारत की जो प्रतिक्रिया रही वो बहुत ही हैवी रही। पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया उसको हमने अपने S-400 मिसाइल से बचा लिया। उसके साथ भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में, पहले तो भारत ने कहा कि हमने सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में हमले नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो भारत ने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के सैन्य क्षेत्रों में बमबारी शुरू कर दी और लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे शहरों में जो उनके मिलिट्री आउटफिट्स थे उस पर भारत ने हमला किया। इवन हमने उनका जो रक्षा प्रणाली का केंद्र था लाहौर में, उसे भी मार करके नष्ट कर दिया। तो अब भारत की आर्मी ने या भारत की सेना ने उनके सैन्य अड्डों पर भी हमला किया है। तो अब यह सिर्फ टेरर कैंप्स पर हमला होने से आगे बढ़ करके और लो इंटेंसिटी वार हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने यहां इमरजेंसी लगा दी है और वो उसने घोषित कर दिया है कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं। हालांकि भारत ने ऐसा कोई घोषित नहीं किया है, हमारे यहां ऐसा कोई पैनिक भी नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं, मिसाइल हमले, वह हमारी S-400 ने हमें बचा लिया है। लेकिन क्या यह जो वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, यह किसी और मकसद से तैयार की गई है? इसका उद्देश्य कुछ और है?
देखो, पाकिस्तान के लिए इसका उद्देश्य उसके आर्मी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के लिए इसका उद्देश्य क्या है? भारत क्या अभी पीओके लेने वाला है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है या भारत का जो हर नागरिक है वह पीओके को अपना मानता है, क्योंकि पीओके हमारा अपना था जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो हमारे अपने क्षेत्र को हमें वापस तो लेना ही है, लेकिन लेने के लिए हमने इतने समय तक इंतजार किया है, क्या वह समय पूरा हो गया है? क्या परिस्थितियां उसके अनुकूलित हो गई हैं? तो एक एक चीज का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या आज हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं या उसी की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहले आते हैं कि भारत के पास क्या क्या कंडीशंस भारत की कैसी हैं। पहला, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जितनी भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। मतलब कि दुनिया के देश जहां यूरोप और अमेरिका वो क्या है, अभी भी उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है बहुत लो है और वो सर्वाइवल के संकट से गुजर रहे हैं। साथ ही चाइना पर जिस तरीके से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है या लगा रही है लगातार, चाइना पर जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उससे, और यूरोप को धमकी दे रहा है कि चाइना के साथ वॉर मत करो, तो ऐसे में दुनिया भर के देशों के लिए जो गुड्स सप्लायर का रूप एक देश दिखता है वह भारत दिखता है। तो ऐसे में यूरोप और अमेरिका सहित अधिकांश देश भारत से ट्रेड करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन था चाइना को बाइकआउट किया जा रहा है, तो भारत ऑप्शन, तो मतलब कि वो चाह करके भी भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करेंगे अभी। तो भारत पर उनकी आर्थिक निर्भरता है। अब बात आती है कि भारत पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तो है ही वर्ल्ड की, भारत के अंदर की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? तो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट हमारी दिख रही है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है। यहां पर स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग सरकार ने दिखाया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक करना हो या राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, सरकार ने, या फिर जो बांग्लादेशी या फिर जो भी बाहरी अवैध शरणार्थी हैं उनको लेकर के सरकार का जो एक्शन रहा हो, तो इस तरीके से दिखता है कि सरकार में स्ट्रांग डिसीजन लेने की क्षमता है और सरकार उसके लिए तैयार भी है। अब वो डिसीजन की सही और गलत पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार जरूर है। अब बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार है, तो क्या वो बड़ा डिसीजन पीओके ही होगा? अभी की अगर कंडीशन बात करें तो अभी जो लो इंटेंसिटी वॉर चल रही है उसमें अपोजिशन भी सरकार के साथ है, तो पॉलिटिकल कंडीशन अभी बहुत अच्छी है। जो हमारा विपक्ष है वो सरकार के साथ है, ठीक है। कुछ रोग एलिमेंट्स हैं देश के अंदर, जो कि जैसे द वायर में एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो द वायर में अरफा खानूम शेरवानी है, वो क्लेम कर रही हैं, ऐसा कह रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कह रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप पर हमले किए थे, तो भारत की सरकार ने क्लेम किया था कि हमने टेररिस्टों को मारा है, लेकिन वो कह रही हैं कि भारत की सरकार ने सिविलियंस को मारा है। और ये पाकिस्तान का दावा है कि भारत के हमले से सिविलियन मारे गए, तो पाकिस्तान के क्लेम को भारत में प्रोपेगेट कर रही हैं। बहुत बुरी बात है ये। ऐसे में जबकि हमारे देश में वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान इसका इंटरनेशनल फोरम पे यूज कर सकता है कि देखो इंडियन मीडिया क्लेम कर रही है, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहां सिविलियन मारे गए, इंडियन मीडिया भी कह रही है। तो यह भारत सरकार को या भारत को इंटरनेशनल मंच पर नीचे दिखाने का एक माध्यम बन सकता है। उसी तरीके से रवीश कुमार जी हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो आया है उस पर भी यह मोदी ने किया। अरे किसी ने भी किया हो, कभी भी किया हो, लेकिन क्या यह सही समय है क्या सरकार पर प्रश्न उठाने का? अभी हम अपने सरकारों से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वह सही समय पर पूछेंगे, अभी नहीं। अभी जब सरकार एक लो इंटेंसिटी वार में है, भारत एक लो इंटेंसिटी वार में है, उस समय हम पूर्णतः सरकार के साथ खड़े रहेंगे, अपनी सेना के साथ खड़े रहेंगे, ताकि सरकार और सेना का मनोबल बना रहे। न कि अभी हम सरकार से प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रभाव अभी नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी खुल करके सरकार के इस डिसीजन में उसके साथ है। अब आते हैं कि ठीक है, भारत क्या पीओके ले सकता है? तो पीओके लेने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, कि भारत के अंदर की परिस्थितियां बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
पाकिस्तान बहुत कमजोर होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। तो अब आते हैं पहला, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर पर अगर हम बात करें तो दुनिया ऑलरेडी 2 युद्धों से प्रभावित है। रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि दुनिया का सबसे अधिक अट्रैक्शन वाला युद्ध है, उधर दुनिया का ध्यान सबसे अधिक है। दुनिया का कहने का सेंस है कि यूरोप और अमेरिका का ध्यान उधर सर्वाधिक है। तो वो यूरोप और अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त हैं। जो वेस्ट एशिया है, अरब रीजन है, यह इजराइल और हमास वॉर में व्यस्त है। दुनिया का ध्यान उधर भी बटा हुआ है। ऐसे में भारत पाकिस्तान अगर वॉर होता है तो दुनिया के अधिकांश देश बहुत खुल करके भारत या पाकिस्तान को सपोर्ट या अपोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो ताकतवर होगा वह अपना काम कर लेगा। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड की कंडीशंस है, वो भारत के लिए अनुकूलित है। अब आते हैं कि अभी जो अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता आई है, इसका भारत को लेकर के क्या रुख है। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो स्ट्रांग दिखने वाले लीडर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। तो ऐसे में अमेरिका अभी भारत के साथ सपोर्टिव नेचर में है। तो अगर भारत कोई बड़ा एक्शन करता है, पीओके पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका की तरफ से कोई निगेटिव या बहुत हैवी प्रतिक्रिया आने की संभावना नहीं है। इवन हो सकता है कि वह भारत का सपोर्ट करे। ठीक है, दूसरा रहा रूस और भारत की जो मित्रता है वह अभी हाल ही में दिखी। कल भी रूस में व्लादिमीर पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री से बात किया और उन्हें हर मोर्चे पर सहयोग देने का वादा किया। तो इससे पता चलता है कि अगर भारत पीओके पर हमला करके उसे लेता है तो हो सकता है कि रूस भी इस मामले पर चुप्पी साध ले और या फिर वो भारत का पक्ष को सपोर्ट करे। तो अमेरिका और रूस ये दोनों हमारे सपोर्ट में। अब आता है तीसरा बड़ा देश चाइना। चाइना कभी भी वर्बल होकर के, मतलब बोलने में कितना भी एग्रेसिव हो जाए, भारत के साथ प्रत्यक्ष वॉर में नहीं आएगा। कारण है कि अभी चाइना ऑलरेडी दुनिया से टैरिफ वार और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसकी इकोनॉमी की कंडीशन अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरा, भारत कोई बहुत कमजोर देश नहीं है। भारत के साथ लड़ने का मतलब हुआ कि बड़े स्तर पर चाइना को नुकसान होना, और जो कि चाइना अभी नहीं करा सकता है। तो इसका मतलब है कि चाइना सिर्फ बोलेगा, भारत के खिलाफ कुछ भी बोलना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बोलेगा, लेकिन वह पाकिस्तान भारत युद्ध के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो चाइना हट गया। अब क्या परिस्थितियां हैं? अब है कि भारत को युद्ध के साथ साथ अपनी इंटरनेशनल इमेज भी बनाए रखनी है। तो ऐसे में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स पर हमले किए या जो मिसाइल हमला करके आतंकियों को मारा, तुरंत उसके बाद जो प्रमुख देश थे जिनसे हम चाहते हैं कि हमारी मित्रता परमानेंट बनी रहे, उनको हमने क्या किया, ब्रीफिंग भी कर दी। उनको कॉल करके बता दिया कि हमने ये काम किया है। और इसमें कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई। इन 5 देशों को भारत सरकार ने कॉल करके और बता दिया कि हमने पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स पर हमले किए हैं, ताकि ये 5 देश हमारे लिए तैयार रहें। और इसका फायदा भी हुआ कि अभी जो भारत पाकिस्तान के साथ ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं, उसमें अरब देशों में भी सऊदी अरब और यूएई लगभग भारत सरकार के साथ हैं और उन्होंने कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इससे पता चलता है कि भारत अगर कुछ बड़ा एक्शन लेता है तो वो भी संभवतः या तो छोटी सी आलोचना करेंगे या फिर चुप रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने बिजनेस को ध्यान में रखना है और बिजनेस का सेंटर अभी भारत है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ जैसे OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसने भारत की आलोचना करी है, लेकिन इसकी आलोचना की भारत परवाह भी नहीं करता, क्योंकि इससे कोई भारत पर फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत अगर पीओके पर हमला करके और पीओके पर कब्जा करता है तो इंटरनेशनल कंडीशन से यही होंगी कि भारत को कुछ आलोचना झेलना पड़ेगा, लेकिन वह आलोचना इतना कठोर नहीं होगा या भारत पर कोई बहुत बड़ी पाबंदी नहीं लगने वाली है। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल परिस्थितियां हो गई। अब आते हैं कि इंटरनेशनल परिस्थितियों के बाद भारत के अंदर अगर हम भारत पाकिस्तान में करते हैं तो क्या वो एटमी युद्ध में नहीं बदलेगा? क्या परमाणु हथियार नहीं यूज होंगे? क्या संभावना है? नहीं भी और हां भी।
पाकिस्तान को पता है कि ये जो भारत की गवर्नमेंट है वह कठोर एक्शन ले सकती है। अगर उन्होंने परमाणु हथियार का प्रयोग किया तो भारत नो फर्स्ट यूज की जो अपनी परमाणु हथियार की पॉलिसी है उसको छोड़ सकता है और बड़े स्तर पर पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। तो पाकिस्तान इस बात को जरूर जानता है, उसकी मिलिट्री जानती है कि भारत अगर हमने परमाणु जैसे कुछ उपकरणों का प्रयोग करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। और इसलिए संभावना है कि पीओके में अगर भारत करता है तो वह युद्ध के रूप में जरूर होगा, लेकिन वह परमाणु युद्ध में शायद नहीं बदलेगा। अगली बात, क्या हमें पीओके लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो धरती होती है अगर वह रहती है, अगर आपके पास धरती है तो सभ्यता बस जाएगी, लेकिन धरती छिन गई तो सभ्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभ्यता धरती पर बसती है, मिट्टी पर बसती है। अगर मिट्टी ही नहीं, जमीन ही नहीं रहेगी तो सभ्यता नहीं रहेगी, भारत का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो भारत का अपना क्षेत्र है तो भारत को लेना चाहिए, और लेने के लिए कभी भी युद्ध हो, बिना युद्ध के पाकिस्तान वो देने वाला भी नहीं है। तो बिना युद्ध के पाकिस्तान देने वाला नहीं है और हमें लेना भी है क्योंकि वो हमारी धरती है। तो युद्ध तो होगा ही, आज हो या कल हो। देखो युद्ध में हानि होती है, हमारे कुछ सैनिक वीरगति को शहीद होंगे, यह बहुत दुखद होता है, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। बातचीत से पाकिस्तान कभी कश्मीर नहीं देगा। अब पाकिस्तान के अंदर की बात करें, पाकिस्तान के अंदर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान खुद से अंदर से टूटा हुआ है। ये जो पाकिस्तान का पंजाब वाला रीजन है यही आप मूल पाकिस्तान समझ लीजिए, क्योंकि इसके नीचे जो बलूचिस्तान है यहां पर बड़े स्तर पर विद्रोह हो रहा है, यहां पर लगातार आर्मी पर, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले हो रहे हैं और यह बलूचिस्तान अलग देश बनने की मांग कर रहा है। उसी तरीके से ये जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है यहां पर टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और इसने अभी कल ही 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। मतलब यहां पर भी लगातार टीटीपी के हमले जारी हैं और पाकिस्तानी आर्मी यहां पर भी संघर्ष कर रही है। ठीक है, तो यह पूरा बलूचिस्तान अलग होने की बात कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की बात कर रहा है और ये दोनों जगह पाकिस्तान की आर्मी पर हमले हो रहे हैं। मतलब ये जो पंजाब में पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है वह इधर भी लड़ रही है, इधर भी लड़ रही है और अब हमारे साथ भी लो स्केल वार शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अंदर से पाकिस्तान लगभग खोखला हो चुका है, कमजोर है, अपने सबसे लोवेस्ट स्थिति में है, इकोनॉमी टूटी पड़ी है, पैसे नहीं हैं। इकोनॉमी ऐसी है कि 8 बिलियन 7 बिलियन डॉलर उसका विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत का 800 बिलियन 700 बिलियन डॉलर, तो कोई तुलना ही नहीं है। इकोनॉमी ऐसी है कि वो एक महीने का निर्यात करने के बाद, आयात करने के बाद सोचना है कि अगले एक महीने क्या हो। उसी तरीके से भारत ने जब से चिनाब नदी या सिंधु जल समझौते को रोका है तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक जबरदस्त दबाव भी पड़ा है कि सिंधु जल समझौता, अगर भारत ने सिंधु नदी का या उसकी सहायक नदियों का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान जो थोड़ा मोड़ा अर्थव्यवस्था बनी हुई थी वह भी बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह पाकिस्तान अपने अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए भारत पर निर्भर भी है और भारत ने इसको दिखा भी दिया है कि तुम निर्भर हो तो निर्भर बने रहो, अगर आतंकी हमले करोगे तो हम तुम्हारे लिए पानी भी बंद कर देंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। उधर से अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान में भारत की सपोर्ट तालिबान की सरकार कर रही है और उसने भारतीय क्लेम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि भारत पाकिस्तान से जो तालिबान आतंकी हमले हो रहे हैं उसका विरोध करने के लिए भारत के पास अधिकार हैं। तो इस तरीके से पश्चिम से भी, अपने अंदर से भी और पूरब से भी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हर जगह से पाकिस्तान अभी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में जबकि भारत उसके उलट हर जगह से मजबूत स्थिति में है, तो अगर भारत इस पीओके को ले लेता है, जो कि चाइना से ऐसे गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए ऐसे आता है, और भारत इस पीओके पर कब्जा कर लेता है, तो भारत सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि यहां से होकर के जो
चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मार्ग आता है, उस पर भी भारत का कब्जा हो जाएगा और इस तरीके से चाइना पाकिस्तान के बीच का डायरेक्ट लिंक भी समाप्त हो जाएगा। तो भारत अगर पीओके पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब मिल ही जाएगा, चाइना को भी जवाब मिल जाएगा और चाइना की जो पाकिस्तान में पहुंच थी, जिसका कि वो फायदा उठा करके भारत को घेरने की पॉलिसी अपना रहा था, वह पॉलिसी भी कमजोर पड़ जाएगी और इस तरीके से एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। इस समय जो परिस्थितियां हैं वह यही इशारा कर रही हैं कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार में एक अंतर है, पाकिस्तान की सरकार करने से ज्यादा प्रोपेगेंडा करती है और भारत की सरकार क्या डिसीजन ले रही है यह बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। भारत की सरकार ओपनली पब्लिक में बोलती नहीं है, उसके फैसले बोल देते हैं। भारत की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम हमला करने वाले हैं, अचानक से हमला कर दिया गया, उसके बाद भारत की आर्मी ने उसकी ब्रीफिंग की। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स लगातार इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होकर के बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने एकदम शांति से जो करना था शांति से कर दिया। तो इस तरीके के जो माहौल बने हुए हैं, जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर और देश के बाहर, पाकिस्तान के जो कंडीशंस हैं, यह दिखाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस समय गेंद पाकिस्तान के पाले में है कि पाकिस्तान इसको लो इंटेंसिटी वार बना करके खत्म करना चाहता है या इसे बड़ा करना चाहता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की तो भारत के पास यह कहने का अवसर भी आ जाएगा कि देखो बात छोटे स्तर पर थी, बात को पाकिस्तान ने बढ़ाया था तो हमने अपने पीओके को छीन लिया। तो ऐसे में अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल इसी ओर इशारा कर रही हैं कि भारत अगर बात थोड़ी सी बढ़ती है तो पीओके लेने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां होंगी, जो समझ वाले मुद्दे हैं, उस पर लगातार हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।